साथियों नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल रूल्स की पाठशाला में। आज का हमारा टॉपिक है लीव ट्रेवल कंसेशन, जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मिलने वाला अलाउंस है, छुट्टी यात्रा रियायती। आज के इस टॉपिक में हम जानेंगे छुट्टी यात्रा रियायती एलटीसी क्या है, एलटीसी के क्या क्या रूल्स हैं। इसका हम एक डिटेल वीडियो लेकर के आए हैं आपके लिए, जो कि अलग अलग पार्ट्स में होगा, क्योंकि पूरे टॉपिक पे एक सिंगल वीडियो बनाना थोड़ा सा बहुत बड़ा वीडियो हो जाता है और आपको भी थोड़ा समझने में कठिनाई हो सकती है। इसलिए इसका अलग अलग पॉइंट्स पर पूरे अलग अलग वीडियोज़ हैं। इसलिए सभी साथियों से निवेदन है कि हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक देखें तथा हमारे एलटीसी के रिलेटेड, एलटीसी रूल्स के रिलेटेड जितने वीडियो हैं सबको डिटेल में ज़रूर देखें। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, और जो हमारे नेक्स्ट टॉपिक्स हैं वो रहेंगे इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, और छुट्टी यात्रा रियायती के टाइप्स क्या क्या हैं, एलटीसी अग्रिम, एलटीसी एडवांस क्या है, इसकी प्रतिपूर्ति के क्या नियम हैं। इस प्रकार से हम तमाम प्रकार के पॉइंट्स के ऊपर अलग से अलग अलग वीडियोस लेकर के आएंगे। किसी के अंदर 2 पॉइंट्स रहेंगे, किसी के अंदर एक एक पॉइंट रहेगा। जिस प्रकार से वीडियो बनेगा उस प्रकार से आप तक पहुंचाने की कोशिश रहेगी। तो आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं। एलटीसी रूल्स के अंदर इसकी पात्रता क्या है। कोई भी सरकारी कर्मचारी, उसके और उसके परिवार द्वारा कोई भी, जैसे किसी एक तारीख के ऊपर यात्रा की जाती है, यात्रा कंप्लीट की जाती है, आपकी एक वर्ष की सर्विस कंप्लीट होने के बाद में तब आपको एक एलटीसी के लिए एलिजिबल माना जाएगा। फॉर एग्जांपल, यदि कोई कर्मचारी 31/12/2023 को नियुक्त किया गया है और 2 वर्ष के ब्लॉक में 24-25 के लिए पात्र होगा, किंतु वे कर्मचारी जो दिनांक 1/1/2025 को या उसके बाद उनकी नियुक्ति की गई है, तो वह उस वर्ष के ब्लॉक वर्ष के लिए पात्र नहीं होंगे। फिर हमारा पॉइंट नंबर 2 है फंडामेंटल रूल 17A के अंतर्गत घोषित जो अनुपस्थिति है उसकी अवधि को सेवा की नियंत्रण कंटिन्यू अवधि की गणना करने के लिए सेवा में व्यवधान के रूप में माना जाएगा, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा उस व्यवधान को माफ नहीं किया जाता है। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है रेलवे कर्मचारियों के लिए एलटीसी के क्या नियम है। रेलवे कर्मचारी को भी जो एलटीसी मिलता है उसमें अपने मुफ्त पास के बदले, जो उसको फ्री पास मिलता है, उसके बदले में एलटीसी की सुविधा दी जाती है। पॉइंट नंबर ए है रेलवे कर्मचारी को होम टाउन एलटीसी स्वीकार्य नहीं होगी। केवल भारत के किसी भी स्थान पर एलटीसी 4 वर्ष के, जो 4 वर्ष का एक ब्लॉक वर्ष होता है उसके अंदर एक प्रदान की जाएगी। भारत के किसी भी स्थान पर एलटीसी पूरी तरह से वैकल्पिक होगी, ऑप्शनल होगी। छुट्टी यात्रा रियायती का लाभ उठाने के लिए वह कैलेंडर वर्ष जिसमें वह एलटीसी की सुविधा का लाभ उठाने का इरादा रखते हैं या स्वीकार विशेषाधिकार पास को वापस कर दिया जाएगा। जो आपको पास मिलता है उसको वापस करना रहेगा और पास के बदले ही आपको एलटीसी प्रदान किया जाएगा। यदि पति और पत्नी दोनों रेलवे कर्मचारी हैं तब दोनों का जो पास है उस दोनों के पास को सरेंडर करना पड़ेगा। जो आपके सामने अभी स्क्रीन पर दिख रहा है, यह आदेश किस किस परिस्थिति में लागू होगा। विशेषाधिकार पास के लिए जो आपको पास मिलता है रेलवे कर्मचारियों को, उसके लिए पास पात्र जो रेलवे कर्मचारी हैं और जो सरकार के अन्य विभागों में पदाधिकारी हैं, जो रेलवे में डेपुटेशन के आधार पर सेवारत हैं और उसके पास विशेषाधिकार पास का आधार पत्र है। अन्य पदाधिकारी जो रेलवे में सेवारत हैं और विशेषाधिकार पास के लिए पात्र हैं। विशेषाधिकार पास के लिए पात्र लेखा परीक्षा विभाग के पदाधिकारी पर लागू होंगे। ऑल इंडिया एलटीसी प्राप्त करने के लिए आवेदन करते समय जिन कर्मचारियों पर एक भी विशेषाधिकार पास रोके जाने की लघु शास्ति लगी हुई है, अगर किसी का विशेषाधिकार पास रोकने की पेनल्टी लगी हुई है किसी रेलवे कर्मचारी पर, तो यह आदेश उन पर लागू नहीं होगा। जो आप देख रहे हैं ये उन कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। भारत में किसी भी स्थान पर, ऑल इंडिया एलटीसी के अंदर भारत में किसी भी स्थान पर छुट्टी यात्रा रियायती लाभ उठाते समय यह अनिवार्य है कि
यात्रा कैलेंडर के 31 दिसंबर को या इससे पहले शुरू की जाए। जो कैलेंडर वर्ष कंप्लीट होता है उससे पहले शुरू की जाए। छुट्टी यात्रा रियायती एलटीसी सरकारी कर्मचारी तथा उसके परिवार पर लागू होगा। तो हम इस पॉइंट्स में समझेंगे फैमिली का मीनिंग क्या है, परिवार का अर्थ क्या है। सरकारी कर्मचारी की पति या पत्नी और दोनों जीवित अविवाहित बच्चे या सरकारी कर्मचारी पर पूर्णतया आश्रित उसके सौतेले बच्चे हैं, भले ही वह सरकारी कर्मचारी के साथ रहे या ना रहे, वह एक परिवार कहलाता है, वह एलटीसी के लिए एलिजिबल है। पॉइंट नंबर 2 है विवाहित पुत्रियां मैरिड डॉटर जो तलाकशुदा या सेपरेट हुई हैं किसी भी कारण से अपने हस्बैंड से, और विधवा पुत्रियां तथा सरकारी कर्मचारी के साथ रह रही हैं, तो वह पूर्णतया सरकारी कर्मचारी पर आश्रित मानी जाएगी। पॉइंट नंबर 3 है माता पिता और सौतेले माता पिता दोनों जो कि पूर्णतया सरकारी कर्मचारी पर आश्रित हो, भले ही वह सरकारी कर्मचारी के साथ रहते हो या नहीं रहते हो, वो पूर्ण रूप से उसके ऊपर डिपेंडेंट माने जाएंगे। उसके लिए एक अलग से नियम है माता पिता के लिए, उनकी वार्षिक आय क्या होनी चाहिए, उसके लिए आपको अलग से आय प्रमाण पत्र सबमिट करना रहेगा। उसकी भी हम इसी टॉपिक के अंदर आगे बात करेंगे। पॉइंट नंबर 4 है सरकारी कर्मचारी के साथ रह रहे और सरकारी कर्मचारी पर जो पूर्णतया आश्रित अविवाहित भाई हैं या फिर उनकी जो बहनें हैं, तलाकशुदा है या फिर किसी भी कारण से अपने हस्बैंड से सेपरेट हुई हैं, जो या फिर विधवा बहनें हैं, तो वे बशर्त उनके माता पिता या तो जीवित नहीं हो या फिर वे स्वयं सरकारी कर्मचारी पर पूर्णतया आश्रित होते हैं। उन कर्मचारियों हेतु जिनके दिनांक 20-10-1998 से पूर्व 2 से अधिक बच्चे पहले से ही थे या फिर जहां दूसरे बच्चे के जन्म के समय 1 से अधिक बच्चों का जन्म हुआ है, तो उस परिस्थिति के अंदर 2 से अधिक बच्चों का उसको कंसेशन प्रदान किया जाएगा। पॉइंट नंबर 2 है एलटीसी नियमों के लिए परिवार की परिभाषा में केवल एक ही पत्नी को शामिल किया गया है। यदि सरकारी कर्मचारी की कानूनी रूप से विवाहित 2 पत्नियां हैं और उसका दूसरा विवाह सरकार की विशिष्ट अनुमति से है, तो दूसरी पत्नी के लिए परिवार की परिभाषा में सम्मिलित किया गया है। पॉइंट नंबर 3 है एलटीसी की पात्रता के लिए परिवार का सरकारी कर्मचारी के साथ रहना आवश्यक नहीं है। परिवार के सदस्यों द्वारा एलटीसी पर भारत में किसी भी स्थान से मुख्यालय और वापसी की यात्राओं की पात्रता के अनुसार पूर्ण प्रतिपूर्ति स्वीकार्य होगी। जब यात्रा गृह नगर से निष्पादित होती है, तो छुट्टी यात्रा रियायती को गृह नगर छुट्टी यात्रा रियायती के मध्य गिना जाएगा अथवा भारत के किसी स्थान हेतु एलटीसी के मध्य गिना जाएगा। पॉइंट नंबर 4 है तलाकशुदा बहन के जो बच्चे हैं वह परिवार के अंदर नहीं माने जाएंगे। पॉइंट नंबर 5 है परिवार का सदस्य जिसकी समस्त सोर्सेज हैं, जिसके सारे सोर्सेज मिला करके केंद्र सरकार के नियम के अनुसार न्यूनतम पारिवारिक पेंशन या उसकी आय 9,000 रुपये प्रति माह से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर 9,000 रुपये या उससे अधिक है तो उसको उसके डिपेंडेंसी में नहीं माना जाएगा। निर्भरता की शर्त पति और पत्नी पर लागू नहीं होती है। जो निर्भरता की कंडीशंस हैं वह हस्बैंड वाइफ पे लागू नहीं होती है। एलटीसी के प्रयोजन में पति और पत्नी एक इकाई हैं। इसी के साथ में हम आज का टॉपिक यहीं द एंड करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा जो उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, भ्रमण स्थान की घोषणा के लिए क्या करना है, यात्रा की श्रेणी के लिए क्या करना है, और ऐसे कौन से विशेष मामले रहते हैं उनकी प्रतिपूर्ति के लिए क्या रूल रहेगा, क्या आप एलटीसी का फ़ायदा स्टडी लीव के साथ में ले सकते हैं, उसके संबंध में भी अगले पॉइंट के अंदर हम पूरा कवर करेंगे। जो कर्मचारी सस्पेंड चल रहे हैं उनको एलटीसी के लिए क्या फ़ायदा मिलेगा, वो जो सेवानिवृत्ति से पूर्व एलटीसी का क्या फ़ायदा मिलेगा, इन सभी पॉइंट्स के ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे। तब तक अलविदा। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।